Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and as we are discussing the subject which is interpretation of a statute. In the interpretation of a statute, it is provided in LLB Honors Semester 8th. In this subject, we are discussing an important topic which is given in the Unit 1. The topic name is legislative process or lawmaking process. Let's see what is given in this topic. Actually, we have discussed already the introduction of this portion of this point, and we were discussing the procedure for a making for the process which is given for the which is given for मेकिंग ऑफ अ एक्ट मेकिंग ऑफ एन एक्ट ओके। इस प्रोसेस में हमने गवर्नमेंट बिल्स से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था कि गवर्नमेंट बिल क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, एक्ट क्या होता है, प्राइवेट बिल्स क्या होते हैं। उसके अलावा हम इसमें गवर्नमेंट बिल्स कैसे पार्लियामेंट में जाकर एक एक्ट बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने नोटिस ऑफ बिल पढ़ लिया था, सर्कुलेशन ऑफ बिल हमने पूरा डिस्कस किया था कि सर्कुलेशन ऑफ बिल किसे कहते हैं। उसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस चीज़ को, हम फर्स्ट रीडिंग को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ बिल के पहले जो मोशन लाया जाता है उसके बारे में बात कर रहे थे। उसको लेकर उसको किसी इंट्रोडक्शन ऑफ बिल को कैसे कोई मेंबर अपोज कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि कोई भी बिल कब ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में ही वो पब्लिश किया जाता है। उसके अलावा हमने देखा कि जो बिल है उसको कौन सा बिल कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हमने ये जनरल सेंस में कहें तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन कुछ बिल्स हैं जैसे कि मनी बिल वो केवल लोकसभा में, या फिर बिल जो आर्टिकल 110 के अंडर में है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इतना हमने कल की क्लास में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस and we will try to complete this topic. Okay, so now after the publication of the bill in the official gazette, what would happen, देखते हैं। इसके बाद होगा क्या, जब वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएगा इसके बाद क्या होगा, वहाँ पर देखिए एक आपने नाम सुना होगा वैसे स्टैंडिंग कमेटीज़ का, ठीक है। बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ऐसे जो बिल जो कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, वो सारे बिल, वो वैसे बिल क्या किए जाते हैं जनरली, और इन जनरल सेंस देखा जाए इट इज़ नॉट कंपलसरी, लेकिन जनरली होता क्या है कि वो जिस हाउस में भी हैं, मतलब कि मान लीजिए राज्यसभा में है तो चेयरमैन राज्यसभा का, लोकसभा में है तो स्पीकर लोकसभा का, उनको रेफ़र करता है कहाँ पर, उनको स्टैंडिंग कमेटी में उनको रेफ़र करता है, ठीक है, कि वो उनको मतलब कि ताकि उन बिल को कंसीडर करे स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। उसके अलावा 3 महीने का टाइम दिया जाता है स्टैंडिंग कमेटी को कि उस 3 महीने के अंदर वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है, देखिए स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली जो एक आप कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो होती हैं उनके 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग कमेटी या एडहॉक कमेटी, और दूसरा होता है सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी भी कहते हैं उनको, सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी कुछ भी कह लीजिए। जो पार्लियामेंट्री कमेटी के तो हमने 2 टाइप पढ़े, स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कोई सब्जेक्ट भेजा जाता है, इनको एबॉलिश नहीं किया जा सकता, ये ये परमानेंट कमेटीज़ के तौर पर होती हैं। जबकि जो एडहॉक कमेटी होती हैं, सेलेक्ट कमेटीज़ होती हैं, ये क्या होती हैं, सेलेक्ट कमेटीज़ एडहॉक कमेटी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को रिलेटेड होती हैं, उनको कंसिडर करती हैं और उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उन्हें सेलेक्ट कमेटी या आप कह सकते हैं एडहॉक कमेटीज़ कहते हैं। दीज आर 2 काइंड्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटीज़। अब इसमें एक और कमेटी होती है जिसे हम जॉइंट कमेटी कहते हैं। जॉइंट कमेटी बेसिकली दोनों सदनों यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से मिलाकर बनाई जाती है। एक हाउस इसको रेफ़र करता है, जिस हाउस में बिल होता है वो हाउस उसको रेफ़र करता है, और वो दूसरे हाउस से सहमति लेने के बाद उसकी कंकरेंस से वो उस बिल को या वो उस कमेटी को फॉर्म किया जाता है, जॉइंट कमेटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई स्टैंडिंग कमेटी की, सेलेक्ट कमेटी की और जॉइंट कमेटी की। अब बात करते हैं कि जब बिल स्टैंडिंग कमेटी में, देखिए मान लीजिए आप कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ,
ठीक है, ऑब्जेक्शन के बाद, वोटिंग के बाद, सब कुछ के बाद जब कोई बिल हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ, तो जनरली क्या होता है, जिस हाउस में वो बिल है उस हाउस में जो उस बिल को प्रिजाइड कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि लोग स्पीकर या फिर राज्यसभा का चेयरमैन, वो उसको स्टैंडिंग कमेटी में उसको रेफ़र करता है और 3 महीने का टाइम देता है कि आप इसको जो है 3 महीने के अंदर आप इसकी रिपोर्ट दीजिए हमें। यहाँ पर ये है कि देखिए, ये कंपल्सरी प्रोसीजर नहीं है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। ये बस प्रैक्टिस है एक कि वहाँ पर उसको भेजा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक मैंडेटरी प्रोविज़न है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। उसके बाद आप अगर देखें कि गवर्नमेंट बिल्स जनरली, अगर आप बात करें कि जो भी गवर्नमेंट बिल्स हैं वो भेजे जाते हैं जनरली, लेकिन कुछ बिल्स हैं जिन्हें नहीं भेजा जाता है, जैसे कि ऑर्डिनेंस, जो कि ऑर्डिनेंसेस को रिप्लेस करते हैं, जो वो बिल जो कि ऑर्डिनेंसेस को रिप्लेस करते हैं, या फिर जो एब्सोल्यूट लॉ को रिपील करते हैं, जिनका कोई अब वो नहीं होता, ठीक है, कुछ जिनका कोई यूज़ नहीं होता, या फिर वो बिल जो एप्रोप्रिएशन बिल्स कहे जाते हैं, फाइनेंस बिल हो गए, ठीक है, या टेक्निकल और ट्रिवियल नेचर के जो बिल होते हैं, ये सारे बिल जनरली स्टैंडिंग कमेटी को नहीं रेफ़र किए जाते, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी अपनी एक रिपोर्ट देगी 3 महीने के अंदर, उस रिपोर्ट की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं उनकी परसुएसिव वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि उनको मानना ज़रूरी नहीं होता, वो परसुएसिव वैल्यू होती है उनकी, ठीक है, और उन्हें एक एडवाइस की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इनकी रिकमेंडेशन, इस कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये फिर से ऑफिशियल अमेंडमेंट की तरह फॉरवर्ड की जाती है, ठीक है, और बिल के कंसिडरेशन स्टेज पर, या फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ प्रोविज़न पर अमेंड करना है, तो वो अमेंडमेंट ऑफ बिल के फॉर्म में आ जाएगा, ये अगर वो एक्सेप्ट की गई रिपोर्ट्स स्टैंडिंग कमेटीज़ की। तो अगर मान लीजिए कोई मेजर चेंज की बात की गई, तो क्या होगा कि वो जो बिल है उसको, जो उस बिल को विड्रॉ कर लिया जाएगा, जो जिसने भी बिल इंट्रोड्यूस किया है, और पूरे एक मेजर चेंज के साथ उस बिल को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अगर वो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट की गई है तो। यानी कि दो चीज़ें हैं, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट की जा सकती है या नहीं भी की जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एक परसुएसिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो दूसरी बात कि अगर मेजर चेंज किया जाता है तो बिल को वहाँ पर मेजर चेंज किया जाएगा, तो देखिए इतने सारे अमेंडमेंट फिर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो पूरे बिल को विड्रॉ कर लिया जाता है। पूरे बिल को विड्रॉ करने के बाद उसे री इंट्रोड्यूस किया जाता है। कोई माइनर चेंज होता है तो उसे अमेंड किया जाता है वहाँ पर, ठीक है, उस बिल में। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर है, अब आ जाती है सेकंड रीडिंग, ठीक है। यहाँ तक होती है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग पर स्टैंडिंग कमेटी का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तक फर्स्ट रीडिंग ख़त्म हो जाती है। अब सेकंड रीडिंग आती है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, बेसिकली सेकंड रीडिंग 2 स्टेजेस पर होती है। अब इसकी फर्स्ट स्टेज हम अब क्या देख रहे हैं, सेकंड रीडिंग की 2 स्टेजेस देख रहे हैं। तो सेकंड रीडिंग की फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में बेसिकली प्रोविजंस और बिल के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उन पर डिस्कस किया जाता है। जैसे कि कैसे प्रिंसिपल्स या प्रोविज़न किन किन चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है, इसको देखें। जैसे डिस्कशन के क्या पॉइंट होते हैं सेकंड स्टेज में, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ सेकंड रीडिंग में क्या पॉइंट्स होते हैं कि बिल को कंसिडरेशन में लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है। दूसरा, बिल को सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र किया जाए या ना किया जाए। सेलेक्ट कमेटी के बारे में मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ, ठीक है, कि एक एड हॉक कमेटी होती है जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होती है, एक मतलब पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होती है। उसके बाद ये भी कंसीडर किया जाता है कि बिल को सेलेक्ट कमेटी को ना भेजा जाए तो क्या इसे जॉइंट कमेटी को भेजा जाए। जॉइंट कमेटी का भी डिटेल मैंने आपको अभी बताया कि ये दोनों सदनों या दोनों हाउसेस को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, ये भी एड हॉक नेचर की होती है, ठीक है। उसके अलावा फिर इसमें ये देखा जाता है कि बिल को क्या पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट किया जा सकता है, यानी कि बिल से रिलेटेड जो भी बिल है उससे रिलेटेड क्या पब्लिक ओपिनियंस लिए जाने चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें एक बात और भी है कि मनी बिल को जॉइंट कमेटी में रेफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इतनी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ सेकंड रीडिंग में। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आगे देखते हैं इसमें कि मान लीजिए अगर बिल को जॉइंट कमेटी में रेफ़र किया गया है, तो जॉइंट कमेटी में रेफ़र करने पर क्या होगा, बिल को क्लॉज बाय क्लॉज
स्टडी किया जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ा जाएगा। अमेंडमेंट्स उसमें रिकमेंड किए जाएंगे कि ये अमेंडमेंट किए जाने चाहिए, ठीक है। जो भी जॉइंट कमेटी और सेलेक्ट कमेटी है वो वो एक काम कर सकती है कि वो प्रेस को कम्युनिकेट कर सकती है उस बिल को, ठीक है। उस पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक जो भी है, जो भी पब्लिक है उससे उसका ओपिनियन ले सकती है, या फिर जो पर्सन उस बिल के आने से अफेक्ट हो रहे हैं या जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप है उस बिल का, उससे जो है ओपिनियन ले सकती है। हम बात कर रहे हैं जॉइंट कमेटी या सेलेक्ट कमेटी की, कि जॉइंट कमेटी या सेलेक्ट कमेटी क्या क्या कर सकती है। तो वो क्या क्या कर सकती है जब उसके पास बिल आएगा, तो वो देखिए प्रोविज़न बाई प्रोविज़न उसको डिस्कस कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। लोगों से कम्युनिकेट कर सकती है उसके ओपिनियन को जानने के लिए। दूसरी बात कि पब्लिक से, जो मैंने बताया, प्रेस से कम्युनिकेट कर सकती है उसको। स्पेशलाइज्ड अफेक्टेड ग्रुप या स्पेशलाइज्ड इंटरेस्टेड ग्रुप से कम्युनिकेट कर सकती है हर उस मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बिल में है। तो कमेटी ये सब काम कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा कमेटी का एक्सपर्ट एविडेंसेस भी ले सकती है, एक्सपर्ट से भी डिस्कस कर सकती है उस बिल से रिलेटेड चीज़ों को लेकर, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कोई बिल है जिसमें पब्लिक ओपिनियन लेना है, ठीक है। तो पब्लिक ओपिनियन किसके थ्रू लिया जाएगा? जिस एजेंसी के थ्रू पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा वो एजेंसी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पब्लिक ओपिनियन स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो भी जितनी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव की जाएंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन है इन सब मीन्स के थ्रू रिसीव करेगी कमेटी, वो उसको कमेटी अपनी रिपोर्ट में उसको देगी और उन सारी चीज़ों को टेबल ऑफ द हाउस में रखा जाएगा, ठीक है। और उससे रिगार्डेड डिस्कशन होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बात आती है। इसके बाद हम देखें पेटिशन ऑन बिल्स बिफोर पार्लियामेंट। पेटिशन ऑन बिल्स बिफोर पार्लियामेंट क्या होता है? पेटिशन ऑन बिल्स, देखिए ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आप कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिक टच देती है। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक जो है हाउस के सामने, पार्लियामेंट के हाउस के सामने एक पिटीशन डाल सकता है बिल्स पर, ठीक है। और उन्हें एक कमेटी ऑन पिटीशंस होती है, वो एग्ज़ामिन करेगी, ठीक है। और जो भी उसका रिज़ल्ट होगा उसको सर्कुलेट कर देगी हाउस के मेंबर्स को, यानी कि पब्लिक का कोई भी हिस्सा, पब्लिक जो है पिटीशन डाल सकती है, पिटीशन ऑन बिल्स, ठीक है। इस बिल पर पिटीशन डाल सकती है, ठीक है। पिटीशन कहाँ डाली जाएगी? हाउस में डाली जाएगी, जिसे कि कमेटी ऑन पिटीशंस एग्ज़ामिन करेगी और अपनी रिपोर्ट को हर मेंबर को प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। ताकि जो हर एक मेंबर है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का, वो उस बिल के बारे में अवेयर हो सके, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड स्टेज ऑफ रीडिंग, सेकंड स्टेज ऑफ सेकंड रीडिंग, ठीक। अब इसमें अगर हम देखें कि इसमें क्या होता है, इसमें भी क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन होता है बिल को, ठीक है। उसके अलावा जो भी जॉइंट कमेटी लोकसभा या सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी की जो भी रिपोर्ट होती है उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिस्कशन होते हैं बिल के अमेंडमेंट को लेकर, बिल के क्लॉजेस को लेकर और बिल के अमेंडमेंट को लेकर डिस्कशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हर एक अमेंडमेंट, ध्यान से समझिएगा, हर एक अमेंडमेंट जो होता है, जो भी अमेंडमेंट है, मान लीजिए किसी क्लॉज में एक अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट से रिलेटेड वोट पड़ता है, ठीक है। और जब या फिर कोई भी क्लॉज है वो डिस्कशन होता है क्लॉज का, और उस हर क्लॉज के डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट या उस हाउस में वोट पड़ता है। और जब वो पास हो जाता है, यानी कि जब वो मेजॉरिटी में पढ़ के पास हो जाता है, तो फिर वो बिल का एक पार्ट बन जाता है। आप समझिएगा, हर एक क्लॉज पे डिस्कशन होगा, उसके बाद उस पर वोट पड़ेगा, और जब वो पास हो जाता है तो उसे उस बिल का पार्ट मान लिया जाता है, ठीक है। और मेजॉरिटी कैसी? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एट वोटिंग, जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। यहाँ टोटल मेंबर्स की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि सारी चीज़ें इसमें देखिए डिस्कस होती हैं, लॉन्ग टाइटल हो गया, जो भी क्लॉज बाई क्लॉज सब कुछ डिस्कस होता है और उन पर वोटिंग होती है, और एक तरीके से वो सारे पार्ट बन जाते हैं उस बिल का पार्ट बनने का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो आप कह सकते हैं जब एक्ट बनेगा तो फिर उस पर फर्दर डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड रीडिंग पर। हम फर्स्ट रीडिंग पढ़ चुके हैं, सेकंड रीडिंग पढ़ चुके हैं, नाउ वी कम टू द थर्ड रीडिंग। देखिए ये तीन रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप किसी भी क्वेश्चन आंसर को करते हैं, किसी भी आंसर को करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप कुछ भी भूल जाएं बट ये थर्ड रीडिंग ना भूलें, सॉरी ये तीनों रीडिंग्स ना भूलें, ठीक है। उसके अलावा आप सर्कुलेशन और इंट्रोडक्शन, इन 5 चीज़ों को ज़रूर याद रखें, ठीक। अगर आप प्रेसिडेंट थर्ड रीडिंग के बाद आप प्रेसिडेंट का एसेंट भी लिख देंगे तो वो कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि इसमें बेसिकली बिल के मोशन पर डिस्कशन होता है, यानी कि इस पे बेसिकली डिबेट होती है। किस चीज़ को लेकर डिबेट जो कन्फाइंड होती है वो होती है किस चीज़ को लेकर, कि बिल का सपोर्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। मतलब कि इस पर बिल के प्रोविजंस पर डिस्कस नहीं होता है। देखिए वो सेकंड रीडिंग की सेकंड स्टेज में हो चुका है, सारे बिल के प्रोविजंस पर, अमेंडमेंट पर, वो सारा डिस्कशन सेकंड स्टेज पर हो चुका है सेकंड रीडिंग की, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि बिल को पास किया जाए या ना किया जाए, इस पर कंप्लीट डिबेट होगी, ठीक है, हाउस में। और उसके बाद क्या होगा, कोई भी अगर फॉर्मल, वर्बल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है केवल वही अलाउड होंगे, ठीक है। एक प्रॉपर अमेंडमेंट नहीं हो सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप थर्ड रीडिंग को क्लियरली समझ चुके होंगे आई होप, कि यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी बिल आया है पूरा डिस्कशन हो चुका है, अमेंडमेंट पर डिस्कशन हो चुका है, रेफ़र किए जा चुके हैं, वो सारे अमेंडमेंट भी हैं, कमेटीज़ को जा चुका है, इंट्रोडक्शन से लेकर क्लॉज तक सब कुछ डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड रीडिंग में सिर्फ ये डिस्कस किया जाएगा कि उस बिल को अब उस बिल को सपोर्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ को, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, रीज़न इसके कई सारे हो सकते हैं, सोशल रीज़न हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीज़न हो सकते हैं उसका सपोर्ट करने के या रिजेक्ट करने के, ठीक। और उसके बाद मान लीजिए कोई बिल है, अगर मान लीजिए वो लोकसभा में पास हुआ है, अगर वो लोकसभा में पास हुआ है तो फिर वो राज्यसभा में पे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक हाउस में वोटिंग हुई, थर्ड रीडिंग में वोटिंग हुई और वो बिल वहाँ पर पास हो गया, ठीक। थर्ड रीडिंग के बाद वोटिंग होती है और वो बिल पास हो जाता है, सपोर्ट और रिजेक्शन में ही वोटिंग होती है, तो जिसमें मेजॉरिटी होगी वो बिल पास मान लिया जाएगा उस हाउस से। मान लीजिए वो बिल लोकसभा में पास हुआ है, ठीक, तो उस बिल को राज्यसभा में उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्हें बताया जाएगा कि किस मैटर से रिलेटेड ये बिल है, ठीक है। उस मैसेज को पाने के बाद वो बिल राज्यसभा की टेबल पे रखा जाएगा, ठीक है। और जब वो बिल राज्यसभा की टेबल पे रखा जाएगा तो उसे वहाँ से उस बिल की फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर समझिए, जो जो प्रोसेस हमने फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग में पढ़ा, पूरा प्रोसेस राज्यसभा में अब अप्लाई होगा। यानी कि जो 3 रीडिंग्स हम पढ़ते हैं, 3 रीडिंग्स हमने देखी अभी, वो दोनों सदनों में एक बिल पास होता है ना, तो वो दोनों सदनों के लिए है। पहले एक हाउस में एक बिल तीनों रीडिंग के थ्रू जाएगा, पास होगा, फिर जब दूसरे हाउस में वो रेफ़र किया जाएगा तो दूसरे हाउस में भी तीनों सदनों में वो तीनों रीडिंग्स के थ्रू जाएगा और वहाँ भी उसी तरह पास होगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस दिया हुआ है पूरा वही प्रोसेस अप्लाई होगा जो लोकसभा में हुआ था। मान लीजिए कोई बिल राज्यसभा में आया है तो फिर रेफ़र होकर वो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में पूरा वही प्रोसेस अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए राज्यसभा में, अगर राज्यसभा उस बिल को लेकर लास्ट में एग्री होता है, यानी कि राज्यसभा, या तो मान लीजिए कोई बिल लोकसभा से राज्यसभा में आया, ठीक है, तो मान लीजिए राज्यसभा उस बिल को एग्री है पास करने के लिए, ठीक है, तब तो वो बिल पास हो गया दोनों सदनों से। लेकिन अगर एग्री नहीं है तो वो उस बिल को रिटर्न कर सकता है, ठीक है, या फिर अमेंडमेंट बता सकता है कि ये अमेंडमेंट करिए। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर राज्यसभा क्या करेगी कि जो भी अमेंडमेंट है या तो लोकसभा उसको अमेंड करेगी, वरना लोकसभा उसको अमेंड करने से मना कर देगी, ठीक है। मान लीजिए कोई मनी बिल है, मनी बिल के बारे में एक स्पेशल प्रोविज़न ये है कि मनी बिल को देखिए, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है, ये दोनों सदनों में किसी भी सदन में नहीं हो सकता, ये ये दोनों में से किसी सदन में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इसका मतलब जब वहाँ से पास होगा तो वो राज्यसभा में रेफ़र किया जाएगा। राज्यसभा उसको डिक्लाइन नहीं कर सकता, ठीक है। राज्यसभा क्या कर सकती है, उसे 14 दिन के अंदर उसे ट्रांसमिट करना होगा उस मनी बिल को, और या रिकमेंडेशन के साथ या बिना किसी रिकमेंडेशन के साथ। अगर उसने
जो भी रिकमेंडेशन दी है, लोकसभा के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो उस रिकमेंडेशन को माने या रिजेक्ट कर दे। ये दूसरे अदर जनरल बिल्स पर नहीं है, ये प्रोविज़न सिर्फ मनी बिल्स के लिए है, ठीक है। कि जो 14 दिन का पीरियड होता है कि उस 14 दिन के अंदर उसे वापस करना ही होगा, या फिर कोई रिकमेंडेशन को मानना या ना मानने का जो डिस्क्रिशन है लोकसभा के पास, ये सिर्फ मनी बिल्स को लेकर है। बाकी बिल्स को लेकर क्या है? और हाँ, एक बात और मनी बिल्स को लेकर, अगर 14 दिन में मान लीजिए 14 दिन तक नहीं लौटाया तो उसे राज्यसभा से अपने आप पास मान लिया जाएगा। राज्यसभा से जब पास मान लिया जाएगा तो लोकसभा में वो उसी तरीके से दोनों सदनों में पास माना जाएगा, कि ये माना जाएगा कि वो दोनों हाउसेस में पास किया जा चुका है। अदर बिल्स की अगर हम बात करें तो अदर बिल्स में क्या सिचुएशन होगी? ऐसे अदर बिल्स में सिचुएशन ये होगी कि यहाँ अदर बिल्स में ये देखिए सिचुएशन आपको आगे मिल जाएगी। इसमें जॉइंट सेशन की बात आ जाएगी कि मान लीजिए कोई बिल है, ठीक है, वहाँ पर अगर बिल कोई एक हाउस में पास हुआ, कि यहाँ पर अब हम मनी बिल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम जनरल इसके अलावा सारे बिल्स की बात कर रहे हैं। या मान लीजिए किसी एक हाउस में रिजेक्ट हो गया, एक हाउस में पास हुआ और दूसरे हाउस में रिजेक्ट कर दिया गया, तब क्या होगा? फाइन, उसमें बेसिकली वो तो डिसएग्रीमेंट आ गया, या किसी अमेंडमेंट को लेकर डिसएग्रीमेंट आ गया। कोई राज्यसभा ने कोई अमेंडमेंट प्रपोज किया और वहाँ पर लोकसभा उससे डिसएग्री कर गई, या वाइस वर्सा, अपोजिट कंडीशन भी हो सकती है उसके, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई बिल है, डिसएग्री कर गई, या फिर 6 महीने से ज़्यादा बीत गए किसी एक हाउस में बिल को पास हुए बिना। मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल पास हुआ, उसे राज्यसभा में रेफ़र किया गया और राज्यसभा में वो बिल 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम से पड़ा हुआ है, तो क्या हो सकता है? उसे एक डेडलॉक की कंडीशन माना जाएगा, और वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उस डेडलॉक की सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एक जॉइंट कमेटी बुलाएगा। ये जॉइंट कमेटी बुलाने का काम किसका है? प्रेसिडेंट को। अब क्वेश्चन ये है कि जो जॉइंट सिटिंग होगी, जॉइंट कमेटी नहीं, दैट इज़ जॉइंट सिटिंग। तो जो जॉइंट सिटिंग होगी, उस जॉइंट क्वेश्चन ये आता है कि उस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉइंट सिटिंग को जो प्रिसाइड करता है वो करता है स्पीकर, यानी कि प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, ठीक है, स्पीकर उसको प्रिसाइड करता है। प्रेसिडेंट सब दोनों पार्टीज़ को बुलाता है, ठीक है। दोनों पार्टीज़ को बुलाने के बाद प्रेसिडेंट उसकी अध्यक्षता करता है, लोकसभा का स्पीकर। उसके बाद और उसका मैनर क्या होगा? मान लीजिए जो भी जॉइंट सिटिंग हुई, जॉइंट सिटिंग का पूरा प्रोसीजर किस तरह चलेगा, यानी कि जो जॉइंट सिटिंग है वो किस तरह, उसका पूरा रेगुलेट किस तरह होगा उसका प्रोसीजर, ये पावर दी गई है किसको? ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को, ठीक है। ये पावर आपको पार्लियामेंट को दी गई है, जो कि आर्टिकल 118 क्लॉज 3 के थ्रू जो है प्रोसीजर को बनाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी कि जॉइंट सिटिंग में क्या सिचुएशन होगी, इसमें इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें इसके पहले एक और अभी सिचुएशन इसमें बाकी थी कि बिल इन अदर हाउस, वी हैव डिस्कस्ड इट, ओके। You can see the important some points with regard to presentation of constitutional amendment bill। मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, आप देख चुके हैं अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। जब भी कोई अमेंडमेंट बिल आएगा तो उसे सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाता है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? वहाँ पर टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, majority of the total membership of the house plus and a major which is the not less than of 2/3 member present and voting, ठीक है। ये होता है वहाँ पर जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ पर जॉइंट सिटिंग को हमने डिस्कस किया। जॉइंट सिटिंग के बाद क्या होता है कि यहाँ जॉइंट सिटिंग के बाद एक प्रोसीजर आता है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मान लीजिए जॉइंट सिटिंग पर देखिए दो सिचुएशन अराइज हुई यहाँ पर। पहली सिचुएशन ये हुई कि दोनों हाउसेस में पास हो गया। जब दोनों हाउसेस में पास हो गया वो बिल, एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि किसी एक हाउस में पास नहीं हुआ। अगर मनी बिल नहीं है तो क्या होगा? तो फिर वहाँ पर जॉइंट सिटिंग होगी। जॉइंट सिटिंग में वो बिल पास हो गया, उस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, इन मतलब कि दो सिचुएशन की हमने बात करी। एक सिचुएशन ये कि दोनों हाउसेस में वो बिल पास हो गया, एक सिचुएशन ये कि एक हाउस में पास हो गया और दूसरे हाउस में पास नहीं हुआ और फिर वो जॉइंट सिटिंग में जाकर पास हुआ। ठीक है, ये सारा चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद देखिए
अगर मान लीजिए जो जो भी पर्सन है वो जब बिल पास हो गया दोनों हाउसेस में, तो वो बिल जाएगा कहाँ पर, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए। जो भी वो बिल सबसे पहले मान लीजिए कोई नॉर्मल बिल है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट को एक पावर मिली है कि प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे सकता है या उस एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है। प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न भी कर सकता है अगर उसको सही लगता है तो, लेकिन अगर मनी बिल है तो प्रेसिडेंट उसे उसे रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है, उसे मतलब उसे वो बिल साइन करके देना ही पड़ेगा अगर मनी बिल है तो। ठीक है, मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कोई मनी बिल के अलावा कोई दूसरा बिल रिटर्न कर दिया, रिटर्न करने के बाद वो फिर से बिल उसी तरह या कुछ अमेंडमेंट के साथ फिर से वो प्रेसिडेंट के पास आए, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन द बिल। मतलब फिर उसके बाद दोबारा अगर वही बिल कोई जनरल बिल आया प्रेसिडेंट के पास तो फिर उसे उसमें साइन करना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो उस बिल को साइन करेगा वो बिल मान लिया जाएगा पास हुआ, और तब वो बिल बन जाएगा एक एक्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और अभी चीज़ बची है कि मान लीजिए बिल अभी प्रोसीजर में है। ठीक है, बिल अभी प्रोसीजर फॉलो कर रहा है पूरे पास होने के, लेकिन मान लीजिए उस बिल को विड्रॉ करना हुआ। जिसने बिल एक मिनिस्टर जिसने कि एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, मान लीजिए अब वो किसी भी प्रोसीजर के स्टेज पे है और वो बिल को क्या करना चाहता है, बिल को विड्रॉ करना चाहता है, तो वो कब किस समय पर विड्रॉ कर सकता है, वो किसी भी स्टेज पर, बिल की किसी भी स्टेज पर उसे विड्रॉ कर सकता है। और विड्रॉ करने के ग्राउंड्स क्या होंगे, देखिए 3 ग्राउंड्स यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ द लेजिस्लेटिव प्रपोजल कंटेन्ड इन द बिल इज़ टू बी ड्रॉप्ड। जो भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल है बिल के अंदर उसे ड्रॉप किया गया है। द बिल इज़ टू बी रिप्लेस्ड कॉन्सिक्वेंटली बाई द न्यू बिल विच सब्सटैंशियली अल्टर्स द प्रोविजन कंटेन्ड देयर इन। जो भी बिल रिप्लेस किया जा रहा है, जो भी बिल विड्रॉ किया जा रहा है, बेसिकली उसको आने वाले समय में रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, या किससे, एक नए बिल से जो कि उस मान लीजिए एक बिल है हम जो अभी एक्ट बनने की प्रोसीजर पे है। ठीक है, किसी भी हाउस पे है, किसी भी स्टेज पे है, ये मैटर नहीं करता कि वो किस स्टेज पर है। ठीक है, हो सकता है वो बिल सिर्फ प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए ही अभी कंसीडर किया जा रहा हो, तो मतलब वहाँ उस स्टेज तक पहुँच गया हो, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि उस बिल को विड्रॉ किया जा सकता है। उसका एक रीज़न मैंने बता दिया कि अगर लेजिस्लेटिव प्रपोजल बिल में ड्रॉप किया जाना है तो। दूसरा क्या है कि मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई नया बिल आना हो, और नए बिल में जो भी ये पुराना बिल, जो भी ये बिल जिसको अभी किया जा रहा है लेजिस्लेटिव प्रपोजल में है जो, या जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में है, उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। यानी जो फ्यूचर में आने वाला बिल है वो इस बिल को चेंज कर देगा, तो फिर इस बिल का कोई सेंस ही नहीं बचेगा, इसलिए उसको विड्रॉ किया जा सकता है। मान लीजिए कोई फ्यूचर में आने वाला बिल है और वो बिल इसके प्रोविजंस को तो रखेगा ही और भी प्रोविजंस रखेगा, तब भी इस बिल का कोई मतलब नहीं बचेगा। यही सी पॉइंट पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई नया बिल आता है, वो इससे वास्ट होता है और वो इन सब प्रोविजंस को भी रखता है प्लस कुछ प्रोविजंस एडिशन में और भी रखता है, तो भी इस बिल का कोई मतलब नहीं रखेगा और उस सिचुएशन में भी इस बिल को विड्रॉ किया जा सकता है। तो दीज आर द 3 बेसिक कंडीशंस ऑन विच a bill can be withdrawn by the person who has introduced the bill। ठीक है, तो यहाँ पर जब फाइनली ये तो विड्रॉल ऑफ बिल हो गया। हमने बताया क्या, जब कोई बिल बेसिकली आया, सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई। थर्ड रीडिंग के बाद उसमें जो भी वो बिल दोनों हाउसेस के थ्रू पास हुआ, दोनों हाउसेस के से दूसरे हाउस में गया, वहाँ सारी रीडिंग्स हुई। वहाँ अगर मान लीजिए सिचुएशन अराइज हुई कि वहाँ पर वो एग्री नहीं हुए उस बिल से या किसी अमेंडमेंट को लेकर, तो जॉइंट सिटिंग होगी। एग्री हो गए तो, या फिर जॉइंट सिटिंग में पास हो गया, तो दोनों सिचुएशन में वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट के पास जाने पर उस पर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देगा। कब प्रेसिडेंट उसको विद कर सकता है, कब प्रेसिडेंट उसको विदहोल्ड नहीं करेगा, ठीक है, कब उसे लौटाना पड़ेगा, ये 2 सिचुएशंस भी अराइज होती हैं। तो ये दी हुई हैं ये सारी जो प्रोविजंस हैं, ये इसमें सारे कुछ प्रोविजंस, बल्कि मैनी प्रोविजंस आर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो we have basically discussed all about the legislative process of the bill, ठीक है, which becomes an act eventually after the assent of the president। उसके बाद in the next class we will discuss the next topic। okay, then thank you।